हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजनीति मीमांसा में। आज का हमारा टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें हम राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म के टॉपिक को देखेंगे, जो कि मुख्य रूप से यूजीसी नेट जो कि आगामी जून में होने वाली है, साथ ही साथ यूपी पीजीटी जो 9 और 10 मई को होने वाला है, बिहार बेट, झारखंड जेट जो कि 26 अप्रैल को होने वाली है और सभी सेट परीक्षाओं के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जितनी स्टेट की परीक्षाएं हैं उनके लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। और यह टॉपिक यहाँ से मॉडरेट लेवल का प्रश्न बनाया गया है और सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और एमसीक्यू स्तर के प्रश्न हैं। निसंदेह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जुड़े और हमारे साथ राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म का एमसीक्यू वाला टॉपिक कंप्लीट करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? यानी जो राष्ट्रवाद शब्द है उसकी उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो यह बेसिकली नेसिका नासिका ऑप्शन ए सही होगा। इसमें बेसिकली क्या है कि नासिया नासिया के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जिसका मतलब होता है जन्म लेना या पैदा होना। जैसे किसी स्थान पे जन्म लेना या पैदा लेने को हम लोग नासिया लैटिन शब्द है और इसी शब्द से उत्पत्ति होती है राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, या राष्ट्र की उत्पत्ति इसी शब्द से होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बेंडिट एंडरसन के अनुसार कल्पित समुदाय के निर्माण में निम्नलिखित में से किन कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है? जैसे हम लोग बेंडिट एंडरसन को देखते हैं जो कि इमर्ज्ड कम्युनिटी यानी कल्पित समुदाय की बात करते हैं, जिसमें बेंडिट एंडरसन का कहना है कि हमें एक दूसरे के विषय में कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि हम अपने देश के निवासियों को या हर व्यक्ति को एक एक रूप से व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन जब हमको पता चलता है कि कोई भारत का नागरिक विदेश में रह रहा है तो कहीं ना कहीं उससे हम जुड़ाव महसूस करते हैं। और इसका कारण क्या है? तो यह बेसिकली शिक्षा, मीडिया एवं राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, भले ही हम व्यक्तिगत रूप में एक दूसरे को ना जानते हों। लेकिन जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि फलाने देश में हमारे देश के नागरिक को या भारत के नागरिक के साथ कुछ गलत हुआ है, तो उस कंडीशन में हमारा राष्ट्रवाद जागृत हो जाता है। तो इसके लिए शिक्षा, मीडिया एवं राजनीतिक समीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अतुल कोहली ने राज्यों के 3 मॉडल बताए, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? अब अतुल कोहली की बात करेंगे जो कि उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रवादी विचारक हैं और भारत से संबंध रखते हैं। इनके साथ उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रवादी विचारक में भी पार्थ चटर्जी और अतुल कोहली दोनों आते हैं और दोनों का संबंध भारत से है। तो अब जो ये 3 मॉडल बताते हैं राज्यों के, उसमें खंडित बहुवर्गीय राज्य आता है पहला, दूसरा सहचारी पूंजीवादी राज्य भी इसमें आता है और नौ पैतृत्व राज्य आता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, साम्यवादी सर्वहारा राज्य, इसका संबंध अतुल कोहली से नहीं है और इसका कहीं भी जिक्र अतुल कोहली नहीं करते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एरिक हॉब्सबॉम की पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म सिंस 1780 का मुख्य तर्क क्या है? एरिक हॉब्सबॉम एक विचारक है जिनका कथन है कि राष्ट्र एक इनोवेशन या बनाया गया एक पारंपरिक राष्ट्र है, यानी राष्ट्र का निर्माण किया गया है। राष्ट्र एक आधुनिक और निर्मित परंपरा है, तो इसे इनोवेशन ट्रेडिशन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से 2 प्रश्न बन रहे हैं। पहले तो एरिक हॉब्सबॉम के बारे में पता चला है कि नेशन नेशनलिज्म करके इनका एक पुस्तक है, जो जनरली डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दूसरा, इसमें इनका कहना है कि जो राष्ट्र है एक आधुनिक और निर्मित परंपरा है। ठीक है, तो एरिक हॉब्सबॉम की जो पुस्तक है नेशन नेशनलिज्म 1780, इसमें बेसिकली राष्ट्र एक आधुनिक और निर्मित परंपरा की बात करते हैं, इनोवेशन ट्रेडिशन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच है, फिकेट फिकेट राष्ट्रवाद की किस अवधारणा के प्रबल समर्थक हैं? अब फिकेट के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, जो कि कहीं ना कहीं जॉन हर्डर के विचारों के साथ चलते हैं और जॉन हर्डर के अच्छे फैन टाइप के थे, मतलब उनके बहुत अच्छे फैन थे, उनसे उनके विचारों से सहमत थे और उनके विचारों से मिलता जुलता इनका भी विचार है। तो चूंकि हर्डर का संबंध किससे था? सांस्कृतिक अवधारणा से था, तो इसीलिए फिकेट की जो राष्ट्रवादी परंपरा है वह भी सांस्कृतिक अवधारणा से संबंधित है। अब सांस्कृतिक अवधारणा क्या था कि बेसिकली राष्ट्र जो है एक प्राकृतिक और जैविक संस्था है और यह मनुष्य के समान है।
तो यह हर्डर का थॉट है और फिकेट भी बेसिकली सांस्कृतिक अवधारणा से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका के किस राष्ट्रपति की नीतियों को पुनः राष्ट्रवादी नीतियों के रूप में जाना जाता है? तो हाल ही में और वर्तमान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के जो राष्ट्रवादी नीतियां हैं उसे पूर्ण निर्माता के रूप में जाना जाता है, तो यह डोनाल्ड ट्रंप हैं और अक्सर अभी विवादों में रहते हैं। हालांकि इनका बात का कोई मतलब नहीं है, कभी कुछ इनका बात चलते रहता है और इनको अमेरिकी राष्ट्रवादी नीतियों के पुनः निर्माता के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे बीच, सोवियत संघ के विघटन के बाद राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों में क्या बदलाव आया? हम लोग देखे होंगे कि 1991-92 में सोवियत संगठन या सोवियत संघ के विघटन हो गए और उसके बाद लगभग 15 राष्ट्र ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व बनाए। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ? तो ऑप्शन ए देखते हैं कि राष्ट्रवाद पूरी तरह समाप्त हो गया। बिल्कुल नहीं, आज भी भले हम आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां अभी भी अलग अलग देशों में जागृत है। क्या वैश्विक एकता स्थापित हुई? अभी भी वैश्विक एकता स्थापित नहीं हुई है। केवल आर्थिक राष्ट्रवाद बचा? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा कि राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों में वृद्धि आई और जो स्वतंत्र राष्ट्र हुए सोवियत संघ से, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राष्ट्र बने, उनके अंदर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां जागी और अपने राष्ट्र के लिए कुछ नया या बड़ा करने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र के रूप में अलग से संगठित होने की बात की। तो यह राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में विश्व में एक तरफ वैश्विक ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है तो दूसरी तरफ आपका क्या बढ़ रहा है? मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि वैश्वीकरण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ते जा रहा है। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से एक देश दूसरे देश पे निर्भर होता जा रहा है। जैसे अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, तो इस कंडीशन में भारत में ऐसा स्थिति पैदा हो गया कि गैस का कंडीशन खतरनाक हो गया कि गैस मिलने नहीं लगा, गैस महंगा मिलने लगा, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि हम लोग का जो एक दूसरे पर अंतर निर्भरता है, जो आर्थिक रूप से या व्यापारिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर है, तो अगर युद्ध की स्थिति में वे निर्भरता थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत होती है और कुछ अगर एक कहीं देश में युद्ध होता है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पे किसी न किसी रूप में देखा जाता है, जैसे वर्तमान रूप में हम लोग भारत में देख रहे हैं। तो इसका कहना है कि अभी हम देख रहे हैं कि वैश्विक रूप से लोग एकजुट हो रहे हैं, आर्थिक रूप से एकजुट हो रहे हैं। तो फिर दूसरी तरफ क्या बढ़ रहा है? ग्लोबलाइजेशन के दौर में ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण बढ़ रहा है, तो एक और प्रवृत्ति बढ़ रही है, वह है राष्ट्रवादी प्रवृत्ति। यानी राष्ट्रवादी प्रवृत्ति है कि एक दूसरे के प्रति राष्ट्र अपने हित की रक्षा कर रहे हैं। आज देखिए, भारत के द्वारा भी अपने राष्ट्र हित की रक्षा की जाती है, पाकिस्तान भी अपने राष्ट्र की हित की बात करता है। आज ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित को लेके हुआ है। भले एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं, लेकिन आपसी हित या अपने राष्ट्र के हित की बात सबसे ऊपर करते हैं। तो राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं बढ़ी है, ग्लोबलाइजेशन के बाद भी राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां बढ़ी है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होना किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? जैसे कि आपको पता होगा कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया और यह प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी और बाद में 2020 में ब्रिटेन पूर्णतः यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया, जिसे ब्रेक्जिट के नाम से जाना गया। ब्रेक्जिट के नाम से जाना गया, जो कि ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से अलग करता है। तो 2020 में ब्रिटेन पूर्णतः यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया और इसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या थी? तो ब्रिटेन में बढ़ती राष्ट्रीय प्रवृत्तियां मुख्य रूप से जिम्मेदार थी ब्रेक्जिट के लिए। तो इसके लिए क्या होगा? ब्रिटेन की बढ़ती राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां हैं उसको यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए प्रोत्साहन करती है। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई और अफ्रीकी देशों में राष्ट्रवाद का मुख्य संबंध किससे रहा है? अब हम लोग जानते हैं कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों में साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक प्रवृत्तियां देखी गई है। यहाँ पे ब्रिटेन, अलग अलग देशों फ्रांस, पुर्तगाल और अलग अलग देशों के द्वारा कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन, साम्राज्यवाद स्थापित किया गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे स्वतंत्रतावादी आंदोलन और अपने देश को स्वतंत्र कराने की प्रवृत्तियां के माध्यम से राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां सामने आती हैं। तो कैसे आती हैं? तो यह स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां कहाँ आती हैं? एशिया और अफ्रीका के देशों में। ब्रिटेन में क्या है कि औद्योगिकरण के बाद या फिर राष्ट्रवाद की प्रवृत्तियां आती हैं, लेकिन एशिया और अफ्रीका का अलग सिस्टम है कि यहाँ लोग स्वतंत्रता चाहते थे और अपने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एक दूसरे से एकजुट होकर लड़े और यही इनको राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां
पनप उठी और जिस माध्यम से अपने देश के हित की बात करने लगे। तो यहाँ क्या हो गया कि एशिया अफ्रीका में राष्ट्रवाद कैसे आता है, तो यह बेसिकली स्वतंत्रता आंदोलन के कारण आता है, स्वतंत्र होने की इच्छा के कारण आता है। अगला है प्रश्न कि हिटलर और मुसोलिनी द्वारा अपनाए गए राष्ट्रवाद को क्या कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि हिटलर जो कि जर्मनी का रहने वाला था और मुसोलिनी इटली का रहने वाले था, यह बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी यह अपने विस्तारवादी नीतियों के लिए जानते थे, अपने जर्मनी अपने इटली का विस्तार करने के लिए जाने जाते थे और अति राष्ट्रवाद के रूप में इसे जाना जाता है, मतलब एक्सेस राष्ट्रवाद है। यहाँ पे सिर्फ एक समुदाय, यानी जैसे हिटलर का क्या था कि यहूदियों को जान से इसलिए मार दिया गया क्योंकि यहूदियों को अपने राष्ट्र हित के लिए नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता था। तो ईसाइयों के मन में एक बात बैठा दी गई कि हिटलर के द्वारा कि यहूदियों के कारण उसका विस्तार या जर्मनी का विस्तार नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में यहूदियों का नरसंहार किया गया। तो यह बेसिकली विस्तारवादी राष्ट्रवाद था और जर्मनी और इटली का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विस्तार, अलग अलग क्षेत्र तक पहुंच बनाने के लिए विस्तारवादी नीतियां अपनाई गई, जिसे विस्तारवादी राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा चोविनिज्म। चोविनिज्म शब्द की उत्पत्ति किस फ्रांसीसी सैनिक के नाम से हुई थी। अब चोविनिज्म क्या शब्द है, तो यह बेसिकली कहां से संबंधित है, तो यह बेसिकली चोविनिज्म जो शब्द है इसका तात्पर्य है कि परजातीय श्रेष्ठता, मतलब एक समुदाय या एक जाति के लोग श्रेष्ठ हैं और आक्रामक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। चोविनिज्म शब्द का मतलब क्या हुआ कि एक तो एक जातीय या प्रजातीय श्रेष्ठता की एक प्रजाति के लोग सबसे अच्छे माने जाते हैं। जैसे ब्रिटेन के लोग के द्वारा क्या किया गया कि भारत के लोग असभ्य हैं और ब्रिटेन के नागरिक सभ्य हैं, तो ऐसे क्या प्रजातीय श्रेष्ठता को स्थापित किया गया और आक्रामक राष्ट्रवाद का प्रतीक माना गया चोविनिज्म का। और इसका संबंध किससे है, निकोलस चौविन से। यह बेसिकली निकोलस चौविन से संबंधित है। तो अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप जैसे और लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। हमारा अगला प्रश्न है कि लैटिन अमेरिका में उदारवाद राष्ट्रवाद का विचार किसने प्रस्तुत किया। लैटिन अमेरिका में हम लोग देखते हैं जो कि दक्षिणी अमेरिका के रूप में जाना जाता है, उसमें राष्ट्रवाद का विचार किसने प्रस्तुत किया, तो इसके लिए जाने माने व्यक्ति हैं मेजनी। मेजनी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लैटिन अमेरिका में उदारवादी राष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है लैटिन अमेरिका में उदारवाद राष्ट्रवाद का विचार किसने प्रस्तुत किया। तो एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया और सेम चीज मेजनी होंगे। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के कितने सूत्रों में राष्ट्रवाद का आधार दिखाई देता है। अब वुड्रो विल्सन को हम लोग देखेंगे जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका 14 सूत्री मांग भी है और साथ ही साथ यह शांति स्थापित के लिए 14 सूत्री मांग की बात करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 14 सूत्र, यानी 14 सूत्र की बात करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के कितने सूत्रों में राष्ट्रवाद का आधार दिखाई देता है, तो यह 14 सूत्र होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार की शुरुआत किस ऐतिहासिक संधि से मानी जाती है। तो यूरोप में देखते हैं अगर राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है कहां से मानी जाती है, तो इसका श्रेय 1648 में हुआ था वेस्टफोलिया की संधि, जिससे आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण माना जाता है या निर्माता माना जाता है, जिसके बाद से राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला। तो इसका किसका देन माना जाता है, तो यह बेसिकली वेस्टफोलिया की संधि को माना जाता है और यहीं से एक आधार रखा गया आधुनिक राष्ट्र राज्य का। तो इसका उत्तर होगा वेस्टफोलिया की संधि 1648। जनरली इसमें डायरेक्ट वेस्टफोलिया की संधि या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की विचार की शुरुआत कब हुई, तो वेस्टफोलिया की संधि। इसका वर्ष डायरेक्ट पूछ सकता है तो 1648 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार की शुरुआत किस ऐतिहासिक संधि से माना जाता है। तो एक दो प्रश्न रिपीटेड है यहाँ, तो वेस्टफोलिया की संधि यहाँ भी होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अतुल कोहली के अनुसार राज्य के 3 मॉडलों में से फ्रेगमेंटेड मल्टी क्लास स्टेट यानी खंडित बहुवर्गीय राज्य किसका उदाहरण है। जैसे अभी हमने पहले देखा कि उन्होंने 3 राज्य मॉडल की बात की थी, जिसमें एक तो खंडित बहुवर्गीय मॉडल था, एक पितृसत्ता और एक और था। टोटल 3 की बात करते हैं, जिसमें यह बेसिकली खंडित बहुवर्गीय राज्य के रूप में किसको देखते हैं, तो यह बेसिकली भारत को देखते हैं। और इसका कारण है कि भारत अनेक धर्मों और अनेक राज्यों के साथ साथ अनेक जातियों में विभाजित है। तो फ्रैंक में जो अतुल कोहली के अनुसार राज्य के 3 मॉडलों में से फ्रेगमेंटेड
मल्टी क्लास स्टेट यानी खंडित बहुवर्गीय मॉडल में कौन आता है? तो यह बेसिकली भारत का उदाहरण देते हैं। अब इनका अगला प्रश्न है अतुल कोहली से ही संबंधित कि अतुल कोहली ने अपनी पुस्तक स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट, अब एक चीज यहां से है कि अतुल कोहली की पुस्तक का क्या नाम है? स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट में किन 4 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो पहले तो एक तो जान लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अतुल कोहली का बुक का नाम क्या है? कि स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट। साथ ही साथ यह भी जान लीजिए कि इसमें किसकी बात करते हैं? तो इसमें बेसिकली भारत, नाइजीरिया, ब्राजील और दक्षिण कोरिया की बात की जाती है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। तो अतुल कोहली का बुक है स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट और यहाँ पे 4 देशों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जिसमें भारत, नाइजीरिया, ब्राजील और दक्षिण कोरिया महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यानी भारत, नाइजीरिया, ब्राजील और दक्षिण कोरिया सही है। अभी 4 देशों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तो पार्था चटर्जी से ही एक और प्रश्न है कि पार्था चटर्जी ने बेंडिट एंडरसन के किस विचार का खंडन किया? तो यह बेसिकली यूरोपीय राष्ट्रवाद को थोपने वाले सिद्धांत से इनका आलोचना या खंडन करते हैं कि कहीं न कहीं एशिया और अफ्रीका पर यूरोपीय राष्ट्रवाद को थोपा गया है और यहाँ का जो ओरिजिनल राष्ट्रवाद है उसे कहीं न कहीं इग्नोर किया गया है और यूरोपीय राष्ट्रवाद को थोपा गया है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो यूरोपीय राष्ट्रवाद है उसकी सार्वभौमिकता का भी खंडन करते हैं। तो पार्था चटर्जी ने बेंडिट एंडरसन के किस विचार का खंडन किया? तो यह बेसिकली यूरोपीय राष्ट्रवाद को थोपने वाली बात को काटते हैं और उसका खंडन करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच कि बेंडिट एंडरसन 1983 ने राष्ट्र को क्या संज्ञा दी? यानी बेंडिट एंडरसन के अनुसार राष्ट्र क्या है? तो यह बेसिकली कल्पित समुदाय यानी इमर्ज्ड कम्युनिटी है, जिसका तात्पर्य है कि इनका कहना है कि राष्ट्रवाद बेसिकली एक कल्पना के माध्यम से है। तो कल्पना या कल्पित समुदाय कहने का तात्पर्य है कि जैसे व्यक्तिगत रूप से हम अपने देश के भारत के ही नागरिक हैं, मान लीजिए हम भारत के नागरिक हैं, तो क्या व्यक्तिगत रूप से हम हर भारतीय नागरिक को जानते हैं? क्या एक तमिलनाडु में रहने वाला व्यक्ति या फिर आसाम या गुजरात में रहने वाला व्यक्ति को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्या भारतीय हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हमको पता चलता है कि हमारे सामने वाला व्यक्ति या फलाना व्यक्ति भारतीय है, तो कहीं न कहीं हमें उसके प्रति अपना लगाव या प्रेम आता है। तो क्यों आता है? तो क्योंकि यह एक कल्पित समुदाय इमर्ज्ड इकोनॉमी है, जिसके इमर्ज्ड कम्युनिटी है, जिसके माध्यम से हमको उसके प्रति लगाव होता है। चाहे यह लगाव मीडिया, राजनीतिक समाजीकरण या फिर इस माध्यम से बनाया जाता है। न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं कि फलाने देश में हमारे रहने वाले भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस कंडीशन में क्यों, जब मीडिया के माध्यम से पता चला तो हमें उसके प्रति प्रेम या लगाव सामने आता है और उस कंडीशन में हम उस देश का विरोध करते हैं जो हमारे लोगों के साथ विरोध कर रहा है, तो यह हमारे लोग के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। तो इस कंडीशन में बेंडिट एंडरसन का जो क्या है राष्ट्रवाद, ये तो बेसिकली कल्पित समुदाय है। आगे देखिए इन्वेंटेड ट्रेडिशन। इन्वेंटेड ट्रेडिशन यानी अन्वेषित परंपरा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो यह बेसिकली एरिक हॉब्सबॉम का है और इसकी चर्चा हमने पहले की है कि इन्वेंटेड या इनोवेशन या इन्वेंटेड ट्रेडिशन का मतलब है कि राष्ट्रवाद खोजी गई है और यह एक बनाई गई परंपरा है और यह केवल सांस्कृतिक और भाषा ही नहीं बल्कि यह बनाई गई और खोजी गई एक परंपरा के रूप में राष्ट्रवाद है। तो यह किससे संबंधित है? एरिक हॉब्सबॉम से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अर्नेस्ट गेलनर के अनुसार राष्ट्रवाद का विचार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो जो अर्नेस्ट गेलनर हैं इनके अनुसार राष्ट्रवाद परिणाम है औद्योगिकरण का, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है
और औद्योगिकरण के कारण ही हम राष्ट्रवाद का विचार वर्तमान तौर में ब्रिटेन में देखते हैं। और शुरुआती तौर पे जो राष्ट्रवाद का विचार आया वो ब्रिटेन में ही आया, और ब्रिटेन की बात की जा रही है। और अर्नेस्ट गिनलर के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद का विचार बेसिकली औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ही आता है। तो ना यह धर्म, ना ही प्राचीन और ना ही वैश्वीकरण की देन है, तो यह बेसिकली किसका देन है? औद्योगिकरण का देन है। अगला प्रश्न है हमारे बीच कि राजनीतिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो राजनीतिक राष्ट्रवाद का पिता रूसो को माना जाता है। राजनीतिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो रूसो को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अफ्रीकी विचारक ने अफ्रीका को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक घर माना? यानी अफ्रीका के कौन से विचारक हैं जो अफ्रीका को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक घर मानते हैं? तो यह बेसिकली मार्क्स गार्वे और मैकलम एक्स के द्वारा माना गया था। मार्क्स गार्वे और मैकलम एक्स का क्या कहना है? तो यह बेसिकली इनका कहना है कि भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, आपका जो अफ्रीका है केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और ये आध्यात्मिक राष्ट्र है। तो मार्कस गार्वे और मैकलन एक्स का क्या कहना है कि क्या सिर्फ राष्ट्र एक भौगोलिक क्षेत्र है? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि एक यह क्या है? तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के साथ यही हमारे राष्ट्र का निर्माण करता है। सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र से हम राष्ट्र नहीं बन जाते। तो यह किसका कथन है? मार्कस गार्वे और मैकलन एक्स का विचार है। हमारा अगला बुक है द एथनिक ओरियन ऑफ नेशंस। 1986 बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह बेसिकली एंथनी स्मिथ की पुस्तक है। एंथनी स्मिथ क्या लिखते हैं कि द एथनिक ओरियंस ऑफ नेशन। तो जनरली इससे आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि एथनिक ओरियंस ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो एंथनी स्मिथ। या फिर एंथनी स्मिथ की कौन सी पुस्तक है, कब लिखी गई? 1986। याद रखिएगा, जनरली आजकल एनटीए को सुर सवार है कि डायरेक्ट डेट या जो किताब है उसका पब्लिश होने का डायरेक्ट डेट पूछ लेता है। तो उस कंडीशन में मजबूरन हमें याद रखना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है कि जर्मन भाषा में राष्ट्र के लिए किस विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है जो उसकी आत्मा को दर्शाता है? तो हमने पहले भी देखा, यह बेसिकली थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। तो वोल्केस गेस्टिस क्या है? वोल्केस गेस्ट करके है, जिसका मतलब है कि हम बेसिकली राष्ट्र की सामूहिक भावना या राष्ट्र की एकता को दर्शाता है। जर्मनी, जैसे जर्मनी के बारे में जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया। तो यह आपका जो जर्मन भाषा में राष्ट्रवाद या राष्ट्र के लिए विशिष्ट शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह क्या है? वोल्गेस्ट करके शब्द का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्र की सामूहिक एकता या फिर राष्ट्र की सामूहिक भावना, इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है हमारे बीच कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक कौन है? ग्रोटफ्राइड हर्डर है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक ग्रोटफ्राइड हर्डर हैं। और यह जे फिक्टे जो है, ये भी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े हैं और इनसे संबंधित पीछे हम लोग प्रश्न कर चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये हमारे 28-29 प्रश्न थे, एमसीक्यू वाइज थे, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए। और निसंदेह आपको यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट और अलग अलग बेट एग्जाम, साथ ही साथ अलग अलग स्टेट के सेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में निसंदेह आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आपको ये सेशन एमसीक्यू सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और साथ ही साथ आपके एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ेगा और ऐसे ही और भी वीडियो मैं लेके आऊंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर इस बीच में कहीं एक आध शब्द या कुछ वैसा आपको लगा हो कि दिक्कत है, तो उस कंडीशन में आप हमें सुझाव देके एक सुधारने का मौका दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसे ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या तुलनात्मक राजनीति के सारे विषयों को मैं एक एक करके कंप्लीट कराऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।